बच्चों, आज की वीडियो से पहले आप दो वीडियोस देख चुके हैं। पहले वीडियो में आपने देखा इतिहास की अवधारणा, यानी सामान्य रूप से इतिहास की क्या अवधारणा बनी हुई है और हमें किस तरह से इतिहास विषय को समझना चाहिए, उसको कैसे लेना चाहिए। अब होता क्या है कि हम प्रयास ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों को संग्रहित कर लें, समझकर लिखने का प्रयास, लेकिन हम आंकड़ों को संग्रहित करने के चक्कर में समझना भूल जाते हैं। तो आज इससे पहले जो वीडियो आपने देखा, पहला इतिहास की अवधारणा, उसमें आपको यही बताया गया कि कैसे इतिहास को समझना है और इतिहास का वास्तविक उपयोग क्या है। फिर उसके बाद आपको आपका पाठ्यक्रम बताया गया। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको 11 चैप्टर बताए गए जो कि 4 यूनिट में थे। टोटल 11 पाठ थे। इनमें से 30% पाठ्यक्रम आपका कम कर दिया गया, 30% कम हो गया है। अब इस कम हुए पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये भी जानना जरूरी है। अभी तक आवश्यक था कि हमको क्या पढ़ना है इतना समझ लें, लेकिन अब आवश्यक हो गया है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है ये भी जान लें। तो आपके चैप्टर में चैप्टर 1 के बाद 5 और 8 ये 3 पार्ट हटा दिए गए हैं। चैप्टर जो फर्स्ट था आपका वो था समय की शुरुआत से। ठीक, पहला चैप्टर आपका था समय की शुरुआत से, यूनिट फर्स्ट में था, इसको हटा दिया गया। यानी कि आप अब अपने पाठ्यक्रम की जो शुरुआत पाठ्यक्रम का करेंगे, आप पढ़ना जो शुरू करेंगे वो चैप्टर 2 से करेंगे, और जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन। पहले चैप्टर में आपको मानव की उत्पत्ति, मानव का विकास, उसके आवास बनाने की प्रक्रिया, उसके अंदर सामूहिकता की भावना का विकास, उसके अंदर व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की इच्छा, इन सब का जागरण पहले चैप्टर में आपको पढ़ना था। पहले चैप्टर में आपको यहाँ ये सीखना था कि सबसे पहला मानव कंकाल कहाँ से मिला, मानव कपाल पर रिसर्च किसने शुरू की, मानव के विकास से संबंधित चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था वो क्या था, उस पर अमेरिकन पत्रिकाओं में क्या प्रकाशन हुआ, इस सब को आपको देखना था। लेकिन अब उसको हमें ड्रॉप करके सीधे आ जाना है लेखन कला और शहरी जीवन। यानी कि अब अपने मन में, दिमाग में एक छवि बना लीजिए कि हम मानव की आरंभिक स्थिति, जब वो जंगलों में रहता है, शिकारी जीवन जीता है, सिर्फ अपने खाने पीने की वस्तुएं मिल जाने मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, उस परिस्थिति को हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि व्यक्ति अपनी उस विचरणकारी प्रवृत्ति को त्याग चुका है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संग्रह करना सीख गया है कि उसे आप कल के लिए संग्रह करके भी रखना चाहिए। इससे पहले क्या था, जो मिला जहां मिला, खाया पिया, आराम किया, अगले दिन फिर मिलेगा, फिर देखा जाएगा। लेकिन मानसिक चेतना का विकास हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है, और मानव कल के बारे में सोचने लगा है कि मैं कल क्या खाऊंगा। क्यों सोचने लगा? भाई कहीं पर गया, खाया पिया, समाप्त हो गया, अगले दिन उसके पास कुछ बचा नहीं, तो नहीं बचा तो उसके लिए क्या होगा। अब आगे आने वाले समय में हमको जो कुछ भी मिलेगा उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंश बचा कर रख लेंगे कि किसी दिन ना मिले तो खाया जाएगा। तो यही हो गया है कि मानव अपनी विचरणकारी अवस्था से बाहर निकल चुका है, आवास बना चुका है, आवासों में रहने लगा है, पत्थरों के मकानों में रहने लगा है, पत्थरों के बर्तनों में भोजन करने लगा है,
पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा है और सामूहिकता की भावना आ गई है। और उस सामूहिकता की भावना ने कबीलाई पद्धति को जन्म दिया है। कबीले के रूप में रहने लगा है और कबीले में कोई ना कोई एक मुखिया होता है और एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच में जब संघर्ष की स्थिति होती है तो वो उसका नेतृत्व करता है और उसी कबीले से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो सबसे डटकर मुकाबला करते हैं। यानी कि एक राजतंत्रीय व्यवस्था जिसमें नेतृत्वकर्ता और सेना, सुरक्षा व्यवस्था देने वाले लोग जो कबीले के आगे आएंगे दूसरे से, वो कौन होंगे? वो सैनिक की तरह होंगे। मुखिया कौन होगा? जो सबका नेतृत्व करेगा, वो राजा की तरह होगा। यानी कि विचरणकारी जीवन से निकलकर एक अस्थायी जीवन और एक प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ मानो बढ़ चुका था। वहां की स्थिति को हम लेखन कला और शहरी जीवन से पढ़ेंगे। ग्रामीण व्यवस्था से निकला, शहरी व्यवस्था में पहुंचा, सब कुछ सिस्टमैटिक होना, हमें यहाँ पर कारोबार करना है, हमें यहाँ पर विश्राम करना है, ये हमारे युद्ध का क्षेत्र है, ये हमारे खेल का क्षेत्र है, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक सेट कर लेना शहरी जीवन की संकल्पना बताता है। फिर जब हम भरपेट भोजन करते हैं, हमारा दिमाग सही होता है, मस्तिष्क जब आगे तरक्की करता है, उन्नति करता है, तब हम चिंतन करते हैं और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप नए विचार निकल कर आते हैं जिनको कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको कोई नई चीज पता चली और आपको लगता है कि यह ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो आपको तब तक मन में उबाल मारती रहती है वो बात जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता नहीं देते। तो ठीक है, ये कि यहाँ पर जब इनके अंदर थोड़ा सा विकास हुआ, इनकी स्थिति बेहतर हुई, तो लेखन कला का विस्तार हुआ। इसमें हम लोग कीलाकार पद्धति को देखेंगे, मिट्टी पर छपाई। अभी आप ईंट देखती तो ईंट देखते हैं तो ईंट में क्या होता है? कुछ ना कुछ अंदर प्रिंट होता है। तो वो क्या है? पहले उसके सांचे में पहले बनाया जाता है, फिर उसमें भर के मिट्टी पलट दी जाती तो सांचा उसमें प्रिंट हो जाता है अपोजिट साइड में। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आपका जो अगला चैप्टर जो हटाया गया है वो चैप्टर नंबर है 5, ये आपकी यूनिट 2 से है। इसका नाम था यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य यूनिट 2, ठीक। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न तरह के जो जनजातीय कबीलाई लोग अपने साम्राज्य विस्तार के लिए या कहीं से विस्थापित होने के बाद दूसरे स्थानों पर जाते समय क्षेत्रों में आक्रांताओं की तरह लूट मार करते थे, अपने आवश्यकता की चीजें लेते थे, ये सभी यायावर थे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यायावर शब्द का तात्पर्य उनके साथ जोड़ा जाता है जो कहीं के स्थायी निवासी नहीं है, विचरण करते रहते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत हम मंगोलों को देखते हैं, चंगेज खान का अभियान देखते हैं जो भारत की तरफ आता है, शक, कुषाण, पहलो, हूण, ये सब क्या है? आक्रांता की तरह, यायावर की तरह विचरण करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं, पश्चिमोत्तर सीमा से, और फिर भारत की संस्कृति को, सभ्यता को, आर्थिक गतिविधियों को, इन सब को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका 5th चैप्टर में हटाया गया है। और फिर चैप्टर नंबर 8, ये भी यूनिट 2 का ही है, सॉरी यूनिट 3 का है। चैप्टर नंबर 8 है जो हटाया गया है, उसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। संस्कृतियों का टकराव। हमने देखना था कि संस्कृतियां, इनकी परंपराएं, बदलता हुआ स्वरूप, ये सब हम लोग जब देखते, चैप्टर पढ़ते, तो उसमें आगे यही बात निकल के आती कि जब दो संस्कृतियां आपस में संपर्क में आई तो उसमें टकराव हुआ अथवा नहीं हुआ। इसी को हमको यहाँ पढ़ना था, लेकिन ये चैप्टर बाय लक या बैड लक इसको हटा दिया गया है। ये है आपका यूनिट 3, ठीक। ये 3 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, इनको आप कर सकते हैं टाटा बाय बाय। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर भले आपको क्लास में ना पढ़ाया जाए, ना पढ़े आप सिलेबस में, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप जाने और समझें। मैं वीडियोस बनाऊंगा, इन चैप्टर्स में भी बनाऊंगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको नहीं भेजी जाएंगी। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है बच्चों की, जैसे आज अगर आप इस चैप्टर को छोड़ रहे हैं,
तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आने वाली 12th क्लासेस में अपना प्रभाव दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए आपको वहां पर कोई विचरणकारी समुदाय के बारे में पढ़ने का मौका मिला। अब आप 11th में अगर यायावर साम्राज्य को पढ़ के गए होते डिटेल में, तो उस विचरण करने वाले समाज को समझ पाते, उनकी आवश्यकताओं को समझ पाते, उनके व्यवहार को समझ पाते, उनकी परंपराओं को समझ पाते। लेकिन आपने तो यहाँ पढ़ा नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोरोना था इसका, तो कोरोना हो गया ना, यही तो हुआ। तो कोरोना अभी है, हमेशा तो रहेगा नहीं। जब कोरोना चला जाएगा तब ये चैप्टर आप जो छोड़ चुके होंगे, इनके आधार पर आधारित चैप्टर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि इधर 30% लेस तो 12th भी 30% लेस, इट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत वहां पर होगी। तो इसलिए आपकी बुक का सिलेबस है, 3 चैप्टर है, कोई बहुत नहीं है। इन पर भी वीडियोस यूट्यूब पर मेरे मिलेंगे आप लोगों को आने वाले समय में। अभी तो आपके वो चैप्टर शुरू करूंगा मैं जिनकी आपके सिलेबस में जरूरत है, आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन हाल फिलहाल मैं इनको भी बनाऊंगा जरूर, ताकि मैं अपना पूरा कॉम्पैक्ट सिलेबस दे पाऊँ, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोगों को पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो इनको भले कोरोना हो गया है, लेकिन इनसे हमें रिश्ता नहीं तोड़ना है, इसको भी पढ़ते रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको इसको समझने में मदद करेगा। यायावर साम्राज्य से पूर्व के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। संस्कृतियों का टकराव, विभिन्न संस्कृतियों के उदय के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनको समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अपने स्तर पे पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ के थ्रू पढ़ लीजिएगा, जो भी संभव हो आप उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको जरूर करिएगा। ठीक है, अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात, जो आपको खत्म कर दिया गया आपके। अब आप जो किताब जो पढ़ेंगे, किताब की जो शुरुआत करेंगे, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपकी किताब में दिया जाता है पाठ्यक्रम के बाद में दिया होता है आमुख। इस आमुख हेडिंग का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी बुक के लिए। क्यों? क्योंकि इस आमुख में पूरी किताब का सार छिपा होता है। ठीक, छिपा होता है। इसी आमुख को पढ़कर आप इस बात का भी निर्णय कर सकते हैं कि ये किताब किस विचारधारा की है, इस किताब के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है, या इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर्स रखे गए हैं उनका उद्देश्य क्या है। यानी वो जो कमेटी है जिसने सिलेबस को बनाया है, वो आपको क्या पढ़ाना चाहती है, आपको कैसा बनाना चाहती है दिमाग से, ये इस आमुख से पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप बुक पढ़ना शुरू करिएगा तो सबसे पहले वेरी केयरफुली आप चैप्टर का एक पेज छोड़ देंगे, नो मैटर, लेकिन अगर आप आमुख को छोड़ देते हैं तो पूरी किताब का सार आपका छोड़ गया। ये आपकी एक तरह से सिनाप्सिस होती है, ये आपका क्या होता है, ये परिचय पत्र होता है। जो आमुख दिया होता है वो किताब का परिचय पत्र होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो एक छोटा सा कार्ड दिया हुआ होगा, उसी में आपका नाम, फादर का नाम, आपकी जो है लिविंग प्लेस जो भी होगा वो सब लिखा हुआ होता है, कॉन्टेक्ट नंबर। तो क्या है, आप जाते ही ये थोड़े बताते हैं कि मेरे हाथ 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 कान, ये सब सारी चीजें, ऐसा कुछ तो नहीं बताते। आप तो सिर्फ अपना आई कार्ड देते हैं और उसी आई कार्ड से व्यक्ति आपकी सारी चीजों को लगभग समझ जाता है कि आप क्या हैं। तो यही जो आमुख है वो इस चैप्टर का परिचय पत्र है। तो आप पहले परिचय पत्र को पढ़ लीजिए, फिर बाद में पूरी किताब से रिश्तेदारी तो हम करके लेंगे। ठीक है, बहुत सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए जाएं, तो वहां पर आपसे कहा जाए कि एनसीईआरटी पढ़ के आइए, क्योंकि पहले यही कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ के आइए। तो उस समय आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो कि सर पूछिए एनसीईआरटी में जो पूछना है हमने पढ़ लिया। ऐसा ना हो कि देख लेते हैं, या जब देखना शुरू करें या एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें उनके कहने पर, तो मन में ये बात ना आए कि अरे यार हम क्या पढ़ के चले आए, 12th में हमने 11th में पढ़ा, उसका कोई मतलब नहीं, क्या पढ़ा दिया सर ने। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी
जो उम्र एनसीईआरटी पढ़ने की है उस उम्र में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आने वाले समय में आप मूल टेक्स्ट पढ़िएगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी तोड़ सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये आपको आमुख देखना है, इसका परिचय पत्र देखना है। जहां तक मैंने आपके सिलेबस को समझा है, जहां तक मैंने आपके 11th के सिलेबस को समझा है, उसमें मैं जो बताना चाहता हूं आप सुनिएगा। कक्षा 10 और कक्षा 11 में अभी तक जो इतिहास रहा, अभी तक जो आपने इतिहास पढ़ा, इसके अंतर्गत यानी जो 9th 10th में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उसके अंतर्गत आमतौर पर आधुनिक पश्चिम में उदय की कहानी है। ठीक है, आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, आपने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा, चरवाहा जीवन पढ़ा, ये सब क्या है? मुद्रण संस्कृति को पढ़ा, चीन से लेकर के जर्मनी तक जाना, गुटेनबर्ग में प्रेस की स्थापना कर देना, ये सब क्या है? आधुनिक पश्चिमी समुदाय या समाज या पश्चिमी देशों के उदय की कहानी आज तक आप लोगों ने पढ़ी। ठीक है, यह कहानी निरंतर, ये कहानी निरंतर प्रगति और विकास की थी। ये जो कहानी थी आधुनिक पश्चिमी क्षेत्र में, ये कहानी उदय के साथ साथ किसकी थी? निरंतर प्रगति और विकास की। जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, हाथ से कटाई, मशीनों का आविष्कार, मशीनों का प्रयोग, ये सब क्या है? स्प्रिंग जेनी आपने पढ़ा था। ठीक, थ्रेशर का नाम सुना था, जिससे गेहूं की कटाई होती थी, जिसे आक्रमण करके तोड़ दिया गया था मजदूरों के द्वारा। ठीक, स्प्रिंग जेनी, कपड़ा के लिए धागा बनाने की मशीन, ये सब क्या था? इन सब का बहिष्कार और विरोध किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाथ से काम करने वालों की आवश्यकता कम पड़ेगी, मशीनें उनका स्थान ले लेंगी, रोजगार कम हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो हमने क्या पढ़ा है कि अभी तक निरंतर प्रगति और विकास की कहानियों को पढ़ा है। इसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यापार व आविष्कार एटसेट्रा, आविष्कार आदि के बारे में पढ़ा है। अभी तो इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन लग गया लेकिन यहां पर, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आधुनिक पश्चिम के उदय की कहानियां नहीं पढ़ने वाले हैं और ना ही उन क्षेत्रों में हुए प्रगति और विकास को पढ़ने वाले हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मानव की उत्पत्ति से लेकर के आधुनिकता के दौर में पहुंचने तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा पश्चिमी देशों में उनके उदय की कहानी, उनके अस्त की कहानी, उनके राजतंत्र में परिवर्तन की कहानी, ये सारी चीजें हम देखते हुए आए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं मानव सभ्यता का उदय। यानी हम लोग, जैसे हमारे पास पेपर था, उसमें पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था, हमने देखा उसमें बहुत सारा गोदा गादा लिखा हुआ है ऐसे करके। तो हमने क्या किया है, इस पेज को ऐसे क्लीन कर दिया है। ठीक, क्लीन कर दिया है। अब इस पर हम शुरू करने वाले हैं जीरो से, यानी मानव के उदय से, और उदय से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में उसने जिस संघर्षों का सामना किया है, जिन मुसीबतों से लड़ाई लड़ी है उसने,
उन सबको देखते हुए, सीखते समझते हुए विभिन्न देशों के आंकड़ों के सहारे हम पहुंचेंगे आधुनिकीकरण के रास्ते, आधुनिकीकरण के रास्ते या आधुनिकीकरण की ओर। आधुनिकीकरण की ओर हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा आधुनिक पश्चिमी समाज के उदय की कहानी हमने पढ़नी शुरू करी, यानी हमने तो पढ़ा था इससे आगे, इसके आगे से हमने पढ़ा था। तो हमको इसके आगे क्यों पढ़ाया गया? हमको इसके आगे इसलिए पढ़ाया गया ताकि हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो कि जब आज ये है तो इससे पहले क्या रहा होगा। ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई या नहीं हुई इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन यह उम्मीद आपसे की जाती है कि आपने आधुनिकता को पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि इस आधुनिकता से पूर्व की व्यवस्था क्या थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ ही गए मानव सभ्यता के उदय पर। आरंभिक समाज को हमको पढ़ना था, वो चैप्टर आप सर्व से पढ़ेंगे, उसकी आवश्यकता खास नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए उसको। और हम लोग आने वाले अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन, यह आपका पार्ट 2 होगा, वीडियो V1 यानी वीडियो पार्ट 1 होगा आपके चैप्टर का। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है ये सब आपको एक इसका परिचय प्राप्त कराने के लिए पढ़ा है आप लोगों ने, और एक समझ विकसित करने के लिए कि हमारा डायमीटर क्या होना चाहिए, हमको कहां से कहां तक की यात्रा करनी है। अगर आपको यही नहीं पता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप सिर्फ निकल पड़े तो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यानी वापस उसी जगह आ सकते हैं, संभावनाएं है। लेकिन आपको जब कंफर्म है कि यहाँ तक जाना है, रास्ता ये है, तो सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है, और एक दिन यहाँ पहुंच जाना है और यहाँ ऐसे फतह कर देंगे, ठीक, अपना तिरंगा गाड़ देना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते हैं आराम से और बढ़िया एंजॉय के साथ, मजा आएगा, मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे, बिना किसी दबाव, बिना किसी हटक के। ओके।